नमस्कार, मैं धीरज सिंह। मैं आज फिर आपको आत्मविश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ कि शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। बहुत कम लोग इस सत्य को जान पाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व विकास में हमारी शारीरिक क्रियाओं तथा हाव भाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शारीरिक भाषा संचार का विशेष पक्ष है। यह भाषा हमारी स्वाभाविक तथा प्राकृतिक भाषा है जो बता देती है इस बात का कि वास्तव में हम क्या हैं। हमारा शरीर मौन रहकर भी हमें औरों के सामने अभिव्यक्त करता है तथा औरों की शारीरिक अभिव्यक्तियों को कैच करके उनके बारे में हमारी अवधारणाओं को मजबूती प्रदान करता है। हमारे हाव भाव किस प्रकार के होने चाहिए? वास्तविक रूप में अभिव्यक्त होने वाली हमारी शारीरिक भाषा हमारे तथा द्वारा मौखिक रूप से प्रकट होने वाली भाषा से ज़्यादा अहमियत रखती है। मौखिक शब्दों को चुनते वक्त हमें पूरी छूट रहती है कि हम वास्तविकता के विपरीत बोलने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, जबकि शारीरिक वह चालाकी नहीं कर पाता और सच उगल देता है। पश्चिम के देशों में शारीरिक भाषा पर बड़ा काम हो रहा है। हमारे अपने देश में अभी यह विद्या नहीं है। हालांकि फिल्मों, चित्रों, रंगमंच व अन्य माध्यम से यह कला थोड़े बहुत घुमाव फिराव के साथ हमारे सामने आती रही है। हम दूसरे व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से उसके विचारों को परख सकते हैं, उसकी मानसिकता का अंदाज लगा सकते हैं तथा इससे पहले कि वह स्थिति शब्दों द्वारा हम तक पहुँचे, हम उसके आशय को भली भांति भाप कर अपना निर्णय सुरक्षित कर सकते हैं। शारीरिक भाषा के माध्यम से मात्र दूसरों के ही बारे में अनुमान लगाया जा सकता है ऐसा नहीं है। बहुत बार हम अपने आप को महत्वपूर्ण रूप से पेश करने का साधन भी बन जाती है। हमारा शरीर क्या कहता है, इस बारे में भी लोगों पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाले विशेषज्ञों की मानता है कि आँखों का पलकों का जल्दी जल्दी खुलना, आँखों को कड़ाई से बंद रखना, होठों को भीतर की ओर खींचना अथवा होठों को चबाना, यह समस्त लक्षण हमारे तनाव को प्रकट करते हैं। फड़फड़ाटे होठ, भिजे हुए दांत, कसकर बंद की गई मुट्ठी तथा शरीर में कंपाहट हमारे क्रोध के बारे में पता देती है। किसी का इंतजार करते वक्त मेज, स्टूल, फर्श या अन्य किसी वस्तु पर उंगलियों से पियानो बजाने का उपक्रम हमारी व्यग्रता को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य के मध्य उपस्थित दूसरी उनके आचरण को प्रभावित करती है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, सफ़र में तथा कहीं टिकट खिड़की की लंबी लाइन में लगे व्यक्ति चिड़चिड़ेपन की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। यही वजह है कि जहां भीड़ होती है वहां हिंसक गतिविधियां सहजता से घटित हो जाती हैं। भारी जन समुदाय द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शनों की उग्रता तथा तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों में दिलचस्पी इसी का उदाहरण है। इसी प्रकार हाथ मिलाने का ढंग भी होता है। प्रत्येक मनुष्य के इर्द गिर्द जो स्थान होता है, तकनीक रूप से इसे जोन कहा जाता है। हर मनुष्य इस जोन पर अपना स्वाभाविक अधिकार समझता है। जब इस स्थान पर वो अतिक्रमण होते देखता है तो स्वाभाविक चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। हाथ मिलाना आज की दुनिया में एक आम रिवाज है। आपने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जिनके हाथ मिलाने के ढंग भी जुदा जुदा होते हैं। बहुत से लोग उंगली को टच करके हाथ मिलाते हैं, जबकि कुछ हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं या इतनी जोर से हाथ दबाते हैं कि सामने वाला कर्राह उठता है। सामान्यतः ढीला तथा कमज़ोर इच्छा शक्ति तथा हल्के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। जिस व्यक्ति को हाथ मिलाने की इच्छा तो नहीं होती फिर भी औपचारिकता पूरी करता है, वो अक्सर उंगलियों के किनारों से हाथ मिलाता है। जिंदा दिल, आत्मविश्वास के धनी, कामयाब या खुश मिजाज इंसान पूरे जोशो खरोश व गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं। जब भी हाथ मिलाएं, कुछ क्षणों तक उन्हें मिलाए रखना चाहिए।
लोगों की पहचान कैसे करनी चाहिए? वे लोग जिनका आत्मविश्वास में कमी होती है, जब खड़े होते हैं तो दरवाजे, फर्नीचर, दीवार या किसी चीज़ की मदद लेकर खड़े होते हैं। वार्तालाप करते समय हाथों को लगातार जेबों में डाले रखने वाले व्यक्ति नकारात्मक संदेश प्रकट करते हैं। बहुत से लोग एक पैर पर जोर देकर, कमर का कुबड़ सा निकाल कर या पैरों को हिलाते हुए बातचीत करते रहते हैं। यह उचित नहीं है। आत्मविश्वास दर्शाने हेतु सीधे खड़ा होना, चलना तथा सीधे बैठना अत्यंत आवश्यक है। हाथों को क्रॉस बनाते हुए बांधकर आगे रखना एक साधारण आदत है, लेकिन यह सुरक्षात्मक अभिव्यक्ति है। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो सामने वाले को बता रहे होते हैं कि हम नवीन प्रयोगों के लिए न तो तैयार हैं और न ही उसमें उपेक्षित उत्साह ही है। वार्तालाप करते समय हाथों का बार बार मुंह तक ले जाना यह दर्शाता है कि या तो तथ्यों को छिपाया जा रहा है या तो कुछ हम कह रहे हैं वो वास्तविकता से परे है। वार्तालाप के दौरान जो व्यक्ति सामने वाले की ओर से नज़रें फेर लेता है वो यह दर्शाता है कि सामने वाले व्यक्ति की बात का व्यक्तित्व से उसकी सहमति नहीं है। आँखों की जुबां भी बोलती हैं। आँखें हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक भाषा समझने के लिए आँखों की भाषा को समझना अत्यंत जरूरी होता है। वे व्यक्ति जिन्हें आँखों की भाषा पढ़नी आती है वे बेहद जल्द सामने वाले व्यक्ति के मन की स्थिति के बारे में ताड़ लेते हैं। आँखों की भाषा समझने वाले व्यक्ति बेहद सहजता से बैठे व्यक्ति में विद्यमान जिज्ञासा, आश्चर्य, कामना, विश्वास, क्रोध तथा प्यार का एहसान कर लेने में सक्षम हो जाते हैं। फैली हुई, झुकी हुई सामने वाले की आंखों में आंखें डाल कर बात करने की शैली, सिकुड़ी हुई आंखें बहुत कुछ बता जाती हैं। शायद इसी सत्य के परिचित होकर किसी गीतकार ने लिखा है, ये आंखें मेरे दिल की जुबां हैं, या आँखों को रहने दें अखियों के आसपास, दिल से दिल की होती रही बात। शारीरिक भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए शरीर के सभी अंगों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। शरीर के किसी एक अंग विशेष द्वारा प्रेषित अभिव्यक्ति कई बार वास्तविकता से हट कर भी हो सकती है। शारीरिक भाषा को जानने से पूर्ण स्थान, संस्कृति व निवासियों के रहन सहन की भी जानकारी होना आवश्यक होता है। जैसे कि कुछ बातें गौर करने वाली होती हैं। क्या कहती हैं हमारी भाव भंगिमाएँ? मुंह में नाखून कुतरने वाले व्यक्ति सामने वाले से कुछ न कुछ छिपा कर बात करते हैं। कान, नाक में मुंह में उंगली डालने रहना तथा बातचीत करते समय ऐसा करना अशिष्टता को उद्घोतक करता है। बहुत से व्यक्ति अनजाने में कमर झुकाकर बैठते हैं तथा बाद में उम्र के साथ साथ उनकी कम स्वाभाविक रूप से झुकती चली जाती है। न सिर्फ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपितु शिष्टता तथा सभ्यता की दृष्टि से भी यही उचित है कि हम हमेशा सीधे बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए बैठने वाला व्यक्ति अधिक ताज़ा, उत्साही व स्वस्थ प्रतीत होता है। बहुत से लोगों को हम दूसरों लोगों की शारीरिक क्रिया दोहराने, तकिया कलाम को कहते रहने, नकल करने तथा हकलाने तुतलाने की आदत होती है। शुरू में तो वे औरों के मनोरंजन तथा स्वयं के मज़े के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रवृत्तियाँ उनके स्वभाव में भी समाहित हो जाती हैं। हमें कभी अपनी मूल स्वभाव नहीं खोना चाहिए। भली प्रकार से साफ किए गए दांत सामने वाले को प्रभावित करते हैं। मुंह से दुर्गंध खत्म करने के लिए माउथ फ्रेशनर का प्रयोग करें। हाथ पैरों के सभी नाखून हमें काट कर रखने चाहिए। गंदे व बेढंगे नाखून हमारे व्यक्तित्व के नकारात्मक
पक्ष का परिचय देते हैं। नाक को साफ रखना चाहिए, लेकिन किसी के सामने नाक में उंगली डालना बेहद खराब आदत है। किसी भी बात को मना करने के अनेक तरीके होते हैं और हर तरीके का अपना अलग अर्थ। अतएव एवं पहने व्यक्ति वाले को दूसरों की शारीरिक भाषा भी पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सी बातें नॉन वर्बल होती हैं। कहा गया है कि बुरी आदतों को उनकी प्राथमिक अवस्था में ही कुचल देना चाहिए, क्योंकि जिस बुरी आदत से हम आज बच नहीं पा रहे वह कल निश्चित तौर पर और भी प्रभावी होकर उभरेगी और यह सिलसिला दिन व दिन बढ़ता ही चला जाएगा। अतः लोग हमें अपमान व हिकारत की दृष्टि से देखेंगे और हम चाहकर भी सफल नहीं हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये ऑडियो सभी को पसंद आएगा और सब अपने व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।